टॉपिक क्या था? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यानी जिसको आप लोग हिंदी में पोषक तत्व भी कह सकते हैं, उसमें हम लोग कल भी बार बार 5-6 अवयव का नाम लिखे थे। ठीक है, वाटर लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इतना सारा चीज लिखे थे। तो आज हम लोग मतलब वाटर के बारे में आपको बता दिए कि जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन या हाईएस्ट जो अमाउंट है लिविंग सेल के अंदर में, वो वाटर का है, 70% है, और उससे ज़्यादा भी कई सेल्स में है। जैसे जेलीफिश वगैरह में 90%, 95% तक वाटर रह सकता है। क्लियर? हम लोग आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को, इन 3 चीज को देखेंगे हम लोग, समझ गए? फिर हम लोग हार्मोन्स और विटामिन एक क्लास में देखेंगे। तो और मिनरल्स थोड़ा सा है। तो कार्बोहाइड्रेट, जो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन और लिपिड, तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अगर आप क्वेश्चन गए होंगे, देखे होंगे, तो एक तो कई बार ग्लूकोज का फॉर्मूला सिंपल पूछ देता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, समझ गए? या अभी एक क्वेश्चन आया कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, ठीक है ना? तो ये सब बहुत मतलब टाइप सवाल आता है, और इसमें कई बार मतलब जो इवन बायोलॉजी के बच्चे हैं वह भी गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पढ़ते नहीं है, वो याद नहीं रहता उनको, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अब प्रोटीन में मान लीजिए कभी आएगा कि लेग्यूम को हम लोग क्यों प्रोटीनिशियस या हाईली न्यूट्रिशियस क्यों मानते हैं हम लोग, या आपको कुछ दे देगा कि किस में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा मिलेगा, किस में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा मिलेगा, किस में लिपिड का ज़्यादा मात्रा मिलेगा। तो ये आपको नॉर्मल हमको लगता है कि ज्योग्राफी में जो क्रॉप्स है वहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह का उठता है। ये सिर्फ केवल बायोलॉजी का मामला नहीं है ना, कि जो आपके फूड आइटम्स हैं, उन फूड आइटम में क्या ज़्यादा हमको मिलेगा, तो वो समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, नोट करने का चीज़ ज़्यादा नहीं है। ऐसे भी मतलब हम अपने क्लास में नोट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, आप लोगों को बताया भी है, क्योंकि कंटेंट आप सबके पास है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास जनरल साइंस का किताब नहीं होगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि फिजिक्स या मतलब जनरल फिजिक्स नहीं होगा, जनरल बायोलॉजी नहीं होगा, सब किताब आपके पास है, और वही कंटेंट हम लोग देखेंगे। लेकिन देखने का नज़रिया थोड़ा सा सीखना है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए हम लोग जो आप डेली भोजन लेते हैं सुबह से शाम तक में, तो क्या क्या लेते हैं सोचिए, उसमें किसका मात्रा क्या है? कॉमन सेंस से इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना होता है हम लोगों को। तो जो आप भोजन लेते हैं, गौर से देखिए कि आपका भोजन का क्या क्या हिस्सा होता है। चावल होगा ना, रोटी, इसके बाद जो इधर हम लोगों की तरफ चलता है, पूरे भारत में नहीं चलता, चूड़ा यूज करते हैं ना आप लोग, पोहा है, ये सब यूज करते हैं। ब्रेड आप यूज करेंगे, चूड़ा यूज करेंगे, मुरही यूज करेंगे, ये सब आपका मेन फूड आइटम्स में है। इसके साथ आप मतलब क्या यूज करते हैं? दाल यूज करते हैं, आप कढ़ी यूज करेंगे, है ना, लिखिएगा मत इसको, ठीक है? जैसे इसके साथ एक लिक्विड चाहिए हम लोगों को, या तो हम लोग दाल यूज करेंगे या हम लोग कढ़ी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जो अब रेस्टोरेंट में क्या खाते हैं उसको भूल जाइए। एक नॉर्मल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सुबह से खाते हैं, या तो मान लीजिए हम लोग चावल लेंगे, रोटी लेंगे, नॉर्मल ब्रेड, कभी मतलब आप ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं, फिर चूड़ा मुड़ी कभी शाम के टाइम में अक्सर लोग लेता है ना। इसके बाद लिक्विड के रूप में हम लोग चावल, कढ़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है वेजिटेबल्स में, आता है वेजिटेबल्स। अभी वेजिटेबल में मतलब साग वाग इसी में रख लीजिए आप, है ना। और अभी आप लोग स्टूडेंट है तो हो सकता है कि फल खाते होंगे, हम लोग तो नहीं खाते हैं। स्टूडेंट लोगों को लगता है कि फल खाना चाहिए, ठीक है, तो अपना कमाई से लोग फल नहीं खा पाता है,
दूसरा ही की कमाई से खा सकता है, समझे। तो ये है नॉर्मल, ये समझिए कि हमारा रूटीन में शामिल नहीं है। इसके साथ सलाद भी आपका, या भी आपका रूटीन में शामिल नहीं है, मतलब इसको हमेशा हम लोग नहीं यूज करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इतना सारा चीज जो है ये हर लोग, लगभग गरीब अमीर सब लोग इस्तेमाल कर रहा है। अगर यहाँ हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि किससे हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये 3 चीजें, मिनरल्स भी है ना, मिनरल्स भी है, क्लियर है। तो किसमें हमको क्या मिलेगा, एक यहाँ समझ आपको डेवलप करके रखना चाहिए, और सबको समझ होगा भी। थोड़ा हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहली बार बोलेंगे या आप पहली बार जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। तो ये जितने देख रहे हैं ना, चावल, रोटी, ब्रेड, चूड़ा, इन सब चीज का, यानी मक्का, गेहूं, समझ गए, और चावल, इन 3 चीजों का, आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं या आप मतलब कुरकुरे खा रहे हैं, इन सब का मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, इसी में ही होगा, चावल, गेहूं, मक्का, जो अनाज है। अभी क्या हो रहा है, एक फैशन चला हुआ है, जो रिच लोग हैं तो मल्टीग्रेन आटा खाता है, वो ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब, जिसको हम लोग मड़वा उड़वा बोलते थे गांव में, रागी, वो 70-80 रुपीज में आधा किलो देता है। और हम लोग के गांव में तो सबसे गरीब लोग पहले खाते थे उसको, और अब तो उपजता भी नहीं है वो, अब उसका उपज भी बंद कर दिया गया है। ब्लैक ब्लैक सरसों जैसा दाना होता था वो, उसमें ये लो दोनों कैटेगरी का मरवा होता था। अब डायबिटीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या मतलब जो हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो मोटे अनाज या जो चावल और गेहूं और मक्का, इनके अलावा आपके 3-4 ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब कुछ जो है क्या है, मोटे अनाज है। ये सभी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर। उसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। कभी आपको क्वेश्चन को मान लीजिए ट्विस्ट करना, मेरे साथ में अगर क्वेश्चन सेट करे तो जरूर मैं इन तरह का ट्विस्ट करूंगा। जैसे चिप्स खा रहे हैं, ठीक है, इवन आलू जो है वह भी रिच सोर्स ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आलू भी इसी में रखना है आपको, आलू को हम लोग सब्जी के रूप में नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा कंफ्यूजन आलू को लिखे होता है। जो आप चिप्स खाते हैं या कुरकुरे खा रहे हैं या पॉपकॉर्न खा रहे हैं या जितना मतलब अभी जो आ रहा है मतलब पैकेट बंद स्नैक्स, वो सभी किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का है। सभी वो समझिए कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। थोड़ा सोया स्टिक्स भी अभी चल रहा है, तो जो सोया का चिप्स या सोया स्टिक्स जो खा रहे हैं, फिर वो किस में चले जाएगा, हम लोग देखेंगे प्रोटीन, क्योंकि सोयाबीन क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन से, है ना। तो आप अपने भोजन को स्कैन कीजिए, और भोजन को स्कैन करके यह समझना है कि जो अनाज नॉर्मली हम लोग इधर यूज कर रहे हैं, और जो मोटे अनाज का इस्तेमाल हो रहा है राजस्थान और इन सब स्टेट में थोड़ा ज्यादा होता है, और अभी फैशन में खास करके अमीर लोगों की यहाँ मोटे अनाज का इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में, मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल हो रहा है, वो सभी आपका रिच सोर्स ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो कभी सोर्स को लेकर कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आप अपने भोजन को स्कैन कीजिएगा, और उसमें सब्जी के रूप में हम लोग आलू को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको शामिल कर लेना किधर, कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। समझे, तो वो क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जो हम लोग स्रोत पे जाएंगे, दाल पे। अभी क्लास में, यहाँ पर हम क्लास में है, बाद में बात करेंगे, क्लास में है, 6 बजे के बाद बात करेंगे। अब इधर हम लोग मतलब लिक्विड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्या, दाल और कढ़ी। तो क्या कढ़ी हमारा सोर्स होगा प्रोटीन का, क्योंकि दाल प्रोटीन का सोर्स है। जितना भी तरह का दाल ले लीजिए, राजमा ले लीजिए आप, बीन्स ले लीजिए, मूंग का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, कोई भी दाल आप ले लीजिए, वो सभी क्या होगा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, क्लियर है। लेकिन कढ़ी हमारा कभी भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होगा। कढ़ी में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसन तो कम यूज करते हैं, दही का ज्यादा बनाते हैं हम लोग। हाँ, बेसन का बनाइए तो प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ क्या, हाँ, बेसन बहुत कम मात्रा में रहता है, मतलब अगर देखेंगे तो 90% उसमें दही रहता है, 10% उसमें बेसन लोग इस्तेमाल करते हैं।
अब आप दुकान में जाएंगे तो बेसन का ज्यादा खिला देगा, है कि नहीं। कुछ लोग को दही का कढ़ी नहीं समझ में आता है तो बेसन का खाता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो कढ़ी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में या इधर, तो उसमें क्या है कि वो रिच सोर्स अब क्या हो जाएगा, दही में मतलब दही क्या चीज का बनेगा, दही क्या चीज का सोर्स है, सब चीज है उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और उसमें फैट भी है, और उसमें क्या कह सकते हैं कि मिनरल्स भी है, जैसे कैल्शियम वगैरह है उसमें, है ना, और आपका कुछ विटामिन भी सिंथेसाइज होता है उसमें, तो वो हो गया। तो कढ़ी को, लेकिन एक बात है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिए कि मल्टीपल सोर्स हो जाएगा। दाल की तुलना में कढ़ी क्या होगा, ज्यादा मल्टीपल सोर्स हो जाएगा। और लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन की तरफ शिफ्ट करेगा ज्यादा, क्योंकि उसमें फैट का मात्रा भी उतना ज्यादा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, क्योंकि दही में भी क्या है, प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है ना, इसके अलावा बेसन मिला रहे हैं वो, उसमें तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, तो ये कंपैरेटिवली शिफ्ट करेगा किधर, प्रोटीन की तरफ। अगर देखेंगे तो एज अ होल सबसे ज्यादा उसमें क्या मिलेगा हमको, प्रोटीन मिलेगा। तो ये दोनों भी आपका किस में आ गया, प्रोटीन का रिच सोर्स में आ गया, है ना। अब हम लोग वेजिटेबल्स में जाएंगे। वेजिटेबल्स में जितना तरह का ग्रीन वेजिटेबल आप इस्तेमाल कीजिए या येलो वेजिटेबल इस्तेमाल कीजिए या जो आप साग इस्तेमाल कीजिए, सभी रिच सोर्स अब क्या रहेगा आपका, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स का जो सब अभी तक में हम लोग देख रहे हैं, इसमें मिनरल्स का मात्रा हम लोग को थोड़ा कम मिलेगा। ज्यादा मिनरल्स हमको कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से, है ना, और फ्रूट से मिलेगा हमको। तो फ्रूट हम लोग नॉर्मल या सलाद से मिलेगा। तो फ्रूट और सलाद हमारा नॉर्मल डाइट में इस्तेमाल नहीं होता है, वो हर लोग नहीं कंज्यूम करता है रोज का रोज। लेकिन रोज कंज्यूम करने वाला जो हमारा वेजिटेबल्स है, साग है, ग्रीन जो आप लीफी स्पिनच लीजिए, चाहे लाल साग इस्तेमाल कीजिए या आप दूसरे पोल साग यूज कीजिए, कई तरह के साग इस्तेमाल होता है हमारे तरफ। यहाँ तो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में और भी ज्यादा तरह का साग इस्तेमाल होता है। तो वो सभी हमारा रिच सोर्स किसका हो जाएगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स का हो जाएगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन मतलब आप सोर्स को लेके आ सकता है, और इसमें नॉर्मली कोई गलती नहीं करता है, फिर भी थोड़ा अटेंटिव रहना है अपने में, ठीक है। अब मतलब ऐसे लिखेगा कि वेजिटेबल पोटैटो इज रिच सोर्स ऑफ, तो आपका मतलब दिमाग में अगर सेट है कि वेजिटेबल जो है हमारा मिनरल्स एंड विटामिन का रिच सोर्स है, तो हड़बड़ी में वहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार सकते हैं चॉइस। तो पोटैटो को हमेशा किस में रखना है, इसको रखना है, कार्बोहाइड्रेट में रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका मतलब फूड से रिलेटेड, कौन सा हमारा फूड के जो तत्व हैं, 6 तत्व। अब पानी तो मतलब सब जगह लगभग हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से हाँ, लिपिड में अभी तक में हम लोग इसका नहीं देखे हैं कि लिपिड किस में ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। जो ऑयल यूज करते हैं हम लोग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, वो सभी किस में चला जाएगा, वसा में, सभी फैट में चला जाएगा। क्योंकि तेल मतलब तेल का तड़का लगाते हैं हम लोग। आप लोग जो मतलब नॉन वेजिटेरियन होंगे तो वो ज्यादा मात्रा में तेल कंज्यूम करते हैं, और इवन जो मछली है और आपका रेड मीट है, तो उसमें अलग से मतलब वो रहता भी है, कुछ पार्ट रहता है जिसको, हम तो वेजिटेरियन है लेकिन वो लोग बताता है कि जो मतलब मटन में ज्यादा, रेड मीट में ज्यादा मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, अरे बहुत अच्छा, मतलब रेड मीट नहीं समझे, अरे खसी का मीट, जो खसी रेड मीट में आता है, समझ गए। उसमें एक मतलब रहता है ना फैट वाला हिस्सा, उजला उजला रहता है, व्हाइट व्हाइट रहता है, तो वो मतलब उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावे जो आप मछली इस्तेमाल करते हैं, मटन इस्तेमाल करते हैं और चिकन इस्तेमाल करते हैं, अंडा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब किसका सोर्स है, ये तो हम लोग वेजिटेरियन का देख लिए। और मछली, अंडा और चिकन और मटन, तो ये किसका सोर्स होगा बताइए। प्रोटीन का, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम लोग फ्लेश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
फ्लेश। और अंडा में जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, यॉक, वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा लिपिड, मतलब उसमें बसा ज्यादा होगा, और बाकी जो व्हाइट है उसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। तो इसलिए बहुत लोग जो है क्या करता है, मैं देखा हूँ खास करके जो लोग फिजिकली फिट, मतलब फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो वो मतलब वो यॉक को हटा के खाता है, अंडा को, केवल प्रोटीन पार्ट लिया और उसका बसा पार्ट को छोड़ दिया। तो ये सब आपका मतलब नॉन वेजिटेरियन ज्यादातर किसका सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। मिल्क में हम लोग देख लिए कि मिल्क जो है वो हमारे लिए ज्यादातर किसका सोर्स है, प्रोटीन, वो सबका है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सबका मिला, मिनरल्स भी रहता है उसमें। तो मिल्क जो है एक मल्टी सोर्स है हमारा। अगर सभी भोजन में देखें तो मिल्क एक ऐसा चीज है जो कि बैलेंस डाइट के रूप में इस्तेमाल होता है। उसमें लगभग सभी तत्व, बाकी क्या है कि किसी में कुछ ज्यादा मिलेगा, किसी में कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिल्क में हर कुछ लगभग थोड़ा थोड़ा मिलता है। ये हो गया। अब फूड में और कुछ बचा, और क्या कंज्यूम करते हैं बताइए, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या सोर्स रहता है। जूसेस में फ्रूट जूस यूज करते हैं आप लोग, बेवरेज यूज करते हैं, तो जो मतलब से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें ज्यादा क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट रहता है। तो वो हमारे लिए समझिए कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, और आपका फैटी मतलब जो फैट ज्यादा बढ़ाएगा शरीर के अंदर में, समझ गए। तो वो आपका मतलब ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स हो गया। और बताइए और क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग, चाय कॉफी, चाय कॉफी जो यूज करते हैं सब किसी का जरूरत नहीं है वो, ठीक है। उसमें जो बाकी चीज मिला रहे हैं हम लोग, तो वो पानी मिला रहे हैं, मान लीजिए दूध मिला रहे हैं, और उसके साथ में चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोर्स है। लेकिन अपने आप में चाय और कॉफी क्या है, एक तरह का वो कैफीन का और इन चीजों का स्रोत है, ठीक है। लेकिन बना हुआ चाय जो है आपके लिए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत मात्रा में चीनी इस्तेमाल करते हैं। बना हुआ कॉफी जो है वो रिच सोर्स ऑफ क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट का है। तो इसीलिए चाय कॉफी ज्यादा पीते रहने से भी क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरा कहना है कि आप एक बार फूड के ऊपर में जरूर नजर दे के रखना है कि कौन किसका स्रोत है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग तरह का ड्राई फ्रूट्स अलग अलग स्रोत का, जैसे काजू है तो फैट का ज्यादा होगा, समझ गए। अखरोट है तो अखरोट में फैट कम, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों को खाना चाहिए। बादाम है तो उसमें भी आपको बादाम का तेल निकलता है ना, तो बादाम दोनों है, प्रोटीन भी है और फैट भी है। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोगों को नजर में रखना है। क्लियर है, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है ये, और ऑलमोस्ट इस सेक्शन में गलती नहीं करते हैं बच्चे, मतलब बस ऐसे कि क्वेश्चन वो सही से पढ़े तो, क्योंकि डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो उतना सबको लगभग बचपन से आइडिया रहता है। लेकिन गलती तब होता है जब हम क्वेश्चन को तेजी से पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है वो सही से नहीं देखे और आंसर हड़बड़ी में कर दिए। तो कभी इजी क्वेश्चन आए तो आंसर हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। और कोई डाइट में कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं। अब हम लोग सीधा कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और विटामिन, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वाटर एंड मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक। अगर मान लीजिए हम लोग फूड या बायोमोलिक्यूल्स का बात करते हैं, अगर और थोड़ा एडवांस में जाके देखिए ये ऐसे, इसको केवल रेफरेंस के लिए हम लिख रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या हो गया? बायो मतलब बायो, लिविंग में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और विटामिन हो गया। ये सब कार्बोहाइड्रेट मतलब ऑर्गेनिक में आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन का कंपाउंड चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन, जो 6 तत्व है हमारे भोजन के,
उस 6 तत्व में 4 तत्व क्या है, ऑर्गेनिक है, समझ गए, और 2 तत्व हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक है, वाटर एंड मिनरल्स। जितना जैसे आयरन है, सोडियम है, सॉल्ट, मतलब हम लोग नमक लेते हैं, तो नमक में हम लोग क्या ले रहे हैं, मिनरल्स ही ले रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, साथ में आयोडाइज्ड नमक ले रहे हैं, तो आयोडीन भी हमारे लिए क्या है, मिनरल है। अब जो फ्रूट्स इसलिए हम लोग लेते हैं, फ्रूट्स इसलिए लेना चाहिए रेगुलर बेसिस पे क्योंकि रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स है वो। बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स मतलब अगर आप फ्रूट और या सलाद नहीं ले रहे हैं तो मिनरल डेफिशिएंसी हम लोगों को हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मिनरल डेफिशिएंसी को भी पूरा करना चाहते हैं एकदम बैलेंस तरीके से, तो फ्रूट और सलाद ये 2 चीज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रिच सोर्स ऑफ अलग अलग तरह का मिनरल्स है। जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरत है, ठीक है। तो वो जैसे कॉपर है मान लीजिए, या मतलब आयरन है, तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसमें आयरन चाहिए हम लोग को। मैग्नीशियम है, वह भी हमारे बहुत सारे दूसरे चीज़ों के लिए जरूरत पड़ता है, उसी तरह से मैग्नीज का जरूरत पड़ता है, क्लोरीन का जरूरत पड़ता है, सोडियम का जरूरत पड़ता है, पोटेशियम का जरूरत पड़ता है। तो ये सब कुछ बहुत कॉमन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो हमारा बॉडी डेफिशिएंट होगा और हम लोग अलग अलग तरह के डिजीज से ग्रसित होंगे, समझ गए। और उसको पूरा कौन करता है, हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो हमारा पूरा करता है। बहुत कम मात्रा में चाहिए, ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत माइक्रोग्राम में चाहिए, वो मिलीग्राम भी नहीं, माइक्रोग्राम में उसका जरूरत रहता है, लेकिन जरूरत रहता है। अगर वो नहीं दे तो हमारा डेफिशिएंसी कभी मतलब तभी हम लोग को सप्लीमेंट बाहर से लेना पड़ता है। आजकल हम लोग मेडिसिन के रूप में आयरन लेते हैं, मेडिसिन के रूप में हम लोग फॉलिक एसिड लेते हैं, मेडिसिन के रूप में हम लोग कैल्शियम लेते हैं। ये तो बहुत कॉमन हो चुका है आज के डेट में, आयरन और कैल्शियम और फॉलिक, मतलब ये सब कुछ जो मिनरल्स है बहुत इसमें ले रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, मतलब समझिए कि अभी 40+ या 50+ हर लोग लगभग कैल्शियम के टैबलेट ले रहा है, क्योंकि उसका बोन में मिनरलाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो वो चीज कैसे बचेगा हमको कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल। ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया आपको कि मतलब बाहर से हम लोग मिनरल टैबलेट ना लें, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखा, खूब दौड़ना चाहिए, ठीक है, खूब पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो परफेक्ट चॉइस क्या जाएगा उसका, ठीक है। इनडायरेक्ट चॉइस में खूब दौड़ेंगे तो भूख लगेगा, कुछ भी खाना चाहिए, है ना। पानी में भी मिनरल्स रहता है। अभी हम लोग जो मतलब एक्वा ये यूज कर रहे हैं पानी, फिल्टर्ड पानी, वो बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मिनरल को डीमिनरलाइज किया गया है रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से। तो मिनरल्स चाहिए हमारे शरीर को। अब जो लोग मान लीजिए सोचिए गांव का लोग फ्रूट्स नहीं खाता है, लेकिन उसको कभी मिनरल की कमी नहीं होता है। कहाँ से पूरा हो रहा है, उसको पानी से पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, या कहीं ना कहीं से हमको चाहिए। तो पानी जो है रिच सोर्स ऑफ मिनरल है वो भी अपने आप में, क्योंकि और वेजिटेबल्स जो हम लोग साग ये सब खाते हैं, इसलिए देखिएगा कि फ्रूट्स को जब हम लोग काट देते हैं, फ्रूट्स काटने के बाद आप छोड़ दीजिए, थोड़ा दीजिए, आप केला छील के छोड़ दीजिए, तो वो उसमें देखिए ब्राउनिश हो जाएगा। क्यों होता है ब्राउनिश? क्योंकि उसमें जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना लेता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि कोई भी कटा हुआ फ्रूट्स क्यों ब्राउनिश हो जाता है। तो उसमें जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब थोड़ा इसको देखेंगे एक बार। बहुत सिंपल है कि फ्रूट्स में पाए जाने वाला जो मिनरल्स है, मतलब खास करके मेटल है, वो मेटल जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है उनके साथ रिएक्शन करके उस एलिमेंट का, उस मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। और यूजुअली मेटल ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है। जो आप सिंपल इसको देख सकते हैं, जो जंग है आपका लोहे का, वो किस कलर का होता है? ब्राउनिश कलर का होता है ना। तो उसी से देख लीजिए। तो जैसे एप्पल में क्या है कि मिनरल्स ज्यादा है थोड़ा, तो तुरंत आपको ब्राउन दिख जाएगा। जिस फ्रूट में जितना नाशपाती है, तुरंत आपको मतलब काट के छोड़िए 10 मिनट में वो ब्राउन हो जाएगा, 15 मिनट में ब्राउन हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो पूछिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का क्या है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा वो क्या आएगा, आपको जानना है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों का शरीर में है या हम लोग जो लेते हैं किस किस रूप में लेते हैं। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि ग्लूकोज लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, है ना। हाँ, एक बात और हम बताना चाह रहे थे, वो दिमाग से कल भी हमारा भूल गया था, आज भी। ये जो है ना 3, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, 6 तत्व में से ये तीनों तत्व डायरेक्टली हमको एनर्जी देता है। ठीक है, डायरेक्टली क्या देता है? एनर्जी देता है। जब इनको हम लोग बर्न करेंगे शरीर के अंदर में, चाहे एरोबिक या एनएरोबिक, तो हमको एनर्जी मिलेगा एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी ऐसा, हाँ, वो भी क्वेश्चन आ जाता आप लोगों का। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये समझिए एनर्जी करेंसी है। ये क्या है? एटीपी क्या है हमारा? एनर्जी। इसको लिख सकते हैं आप कि एटीपी एनर्जी करेंसी है ना। और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इन तीनों को जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों को जब हम लोग बर्न करेंगे, कंट्रोल्ड बर्निंग होगा शरीर के अंदर में, तब जाके हमको क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। समझ रहे हैं? इसको ऐसे समझिए, जैसे इसमें बहुत सारे मतलब कोई लोग होंगे जिनके फादर किसान होंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे मान लीजिए रूम रेंट दे रहे हैं या मोबाइल का पैसा रिचार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि गेहूं से रिचार्ज कर लेंगे आप। किससे रिचार्ज करेंगे? पैसे से ना, पैसे से करेंसी चाहिए ना। लेकिन वो गेहूं में भी करेंसी का पोटेंशियल है। वो वहां का लोकल बिजनेसमैन के पास जाएगा, गेहूं 10 बोरा गेहूं बेचेगा, 10 क्विंटल, और वट एवर मनी ही विल गेट फ्रॉम द शॉपकीपर, वो आपको ट्रांसफर करेगा। तो उस गेहूं में पोटेंशियल तो है रुपया में बदलने का, है ना कि नहीं? समझ में आया कि उस गेहूं में रुपया में कन्वर्ट होने का, रुपया एक करेंसी है हमारे लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कामों में। तो बॉडी के अंदर में जो विभिन्न, अभी मैं खड़ा हूं तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, आप बैठे हैं एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। इवन जो सबसे मतलब ये स्लगिएस्ट टाइम होता है, हम लोग जब सो रहे होते हैं, तभी भी हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है और जहां एनर्जी का कंजम्पशन होता रहता है। इसलिए 24 आवर्स मतलब हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, और वो एनर्जी इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, मन हो गया कि चाउमीन खाएं, तो थोड़ी गेहूं लेके आएंगे? नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे, या तो पेटीएम से पे करेंगे, या जो भी आप पे करेंगे डिजिटली ट्रांसफर। तो कहने का मतलब, जब हमारे बॉडी को तुरंत एनर्जी की जरूरत होता है तो वो इससे डायरेक्ट नहीं लेता है। कहां लेता है? एटीपी। और ये कहां से लेगा? इससे। जब आपका अकाउंट का पैसा खाली हो जाएगा तो आप अपने गार्जियन को फोन करिएगा कि पापा पैसा खत्म हो गया। वो क्या करेंगे कि जो उनका फसल है उनको बेचेंगे और आपको पैसा बेचेंगे। तो जब हमको मान लीजिए एटीपी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा कि इसका बर्निंग होगा और एटीपी बनेगा। तो जब बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तब इसका एनएरोबिक बर्निंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुरंत पैसा चाहिए एकदम, अब उसको इंटरव्यू देने जाना है, कल ही निकलना है, तो क्या करेगा? अब वो तो मार्केट का रेट नहीं लेने जाएगा ना, सोचेगा जो भी पैसा दे रहे हो, अगर 100 रुपया कम भी दे रहा है तो वो लेके निकलेगा। उसी तरह हमारे बॉडी में जब जैसे कम ही एनर्जी निकले लेकिन हमको जल्दी में चाहिए, तो एनारोबिक बर्निंग के साथ वो क्या बनाता है? एटीपी।
और इसका इस्तेमाल बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए करता है। समझ में आया? तो अब ये जो 6 अवयव में से यही 3 ऐसे अवयव हैं जो बर्न हो करके हमको एटीपी देगा, लेकिन बाकी जो विटामिन से है, वाटर है और मिनरल है, वो कभी भी हमको एटीपी नहीं देगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग फूड में रखते हैं, फ्यूल में। जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, वो ईंधन है, कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी या इन आवर लिविंग सिस्टम, ठीक है ना, लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, समझे। और मान लीजिए कि मोर देन वन चॉइस आपको ई चॉइस में आ रहा है, आपका मोर देन वन, नन ऑफ द अबव आ रहा है ना, तो इसमें मोर देन वन हो जाएगा। तीनों इसमें हम लोगों को जरूरत, मतलब तीनों एनर्जी दे सकता है। लेकिन अब क्या है उसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, अब ये देखिए, ये तीनों बर्न, मतलब देखिए इसके लिए है एक बढ़िया टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद वो देगा एटीपी, लेकिन हम लोग यहाँ पे बर्निंग लिखते हैं ताकि मतलब समझने में थोड़ा आसान। ये समझ में आया? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी फ्यूल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसके लिए इसको हम लोग ईंधन भी कहते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या है? ईंधन के जैसा ही है। अब इसमें देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी फ्यूल है। ये क्या है? क्यों प्राइमरी है? ये प्राइमरी फ्यूल है, समझ गए? थोड़ा सा ये बात लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को। प्राइमरी फ्यूल इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली, मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थिति में, समझ गए, सामान्य परिस्थिति में जो हमको डायरेक्ट एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग से मिलता है। किसके बर्निंग से? कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग से। तो जब एक बार हम लोग भोजन करते हैं तो 4 घंटा में वो डाइजेस्ट होता है और लगभग 12 घंटे तक जो हम लोग खाते हैं, समझे, वो देता रहेगा आपको। जो ब्लड सर्कुलेशन में है या थोड़ा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, वो 12 आवर्स तक आपके बॉडी को फ्यूल देता रहेगा। इसलिए जो खाते हैं हम लोग 4 घंटा 5 घंटा में आपको भूख लग जाती है। क्यों लग जाती है? कि वो मतलब जो नॉर्मल फूड लेते हैं हम लोग, अगर नॉन वेजिटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन फूड है, तो 4 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगा फाइनली, और वो जो है कंज्यूम भी हो जाएगा बॉडी में, समझ गए? इसलिए हमको मतलब एपेटाइट महसूस होता है। और 10 से 12 घंटे तक आपको क्या करेगा? ये बॉडी को फ्यूल देता रहेगा। बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये रेस्पिरेशन में जाएगा, टिश्यू रेस्पिरेशन में, और वहां ऑक्सीडाइज होके एटीपी बनाता रहेगा। 10-12 घंटे में क्या होता है नॉर्मली, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ये कार्बोहाइड्रेट है वो फिनिश हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, समझ गए? इसलिए आप देखे होंगे कि 10-12 घंटा आप लगातार भूख रह जाइए तो मतलब यू फील तेज भूख लगती है, आपको लगती है ना, यानी आप कार्बोहाइड्रेट का